ओके, चलिए, ये बहुत ही शानदार पॉलिसी मैं इसे कहूँगा विपिन जी। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये चरणों में हुई पॉलिसी। शुरुआत हुई, थोड़ा गवर्नर साहब ने ग्लोबल रिस्क गिनाए, बिल्कुल ज़रूरी था उनको गिनाना। उसके बाद उन्होंने फायर किया वो 50 बेसिस पॉइंट का बजूका। 50 बेसिस पॉइंट का बजूका फायर होती ही मार्केट में बड़ी रैली आई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दिखाइए। निफ्टी अब 24,800 के ऊपर, बैंक निफ्टी में और बड़ी रैली आई और बड़ा बार बना बैंक निफ्टी में। लेकिन उसके बाद मार्केट कोलैप्स हुआ, क्योंकि जैसा हम कह रहे थे उस वक्त गवर्नर साहब ने कहा कि बस अब हम इससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करिए। देखिए 5 रेट कट की साइकिल की बात हुई थी, तो अब ये क्योंकि ये 50 बेसिस पॉइंट की होगी, तो टेक्निकली आप इसको चौथा भी, तीसरा चौथा एक साथ कंबाइन करके मान लीजिए। तो क्या इसका मतलब अब बस मैक्सिमम एक बचाए वो भी ना आए? वो मार्केट को रिस्क लगा। उन्होंने कहा कि अब ये फ्रंट लोडेड कर दिया हमने, और उन्होंने स्टांस अपना चेंज किया, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पर ले आए वापस। वहाँ मार्केट गिरा। उसके बाद दूसरा बजूका उन्होंने फायर किया, जो शायद बड़ा बजूका था, वो था CRR कट। गवर्नर साहब ने जब शुरुआत की थी अपने टेन्योर की, तो CRR कट किया था, और इस बार सीधा 1% का कैश रिजर्व रेशो कम किया गया। ये सीधा का सीधा बैंकों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो बेसिकली वो मिनिमम कैश जो आपको रखना होता है वो सीधा कट कर दिया गया। 4 चरणों में ये कम होगा, और इसके वजह से आप देखिए बैंकों में, खासतौर से जो PSU बैंक्स हैं, उनमें एकदम से एक काफ़ी निफ्टी PSU बैंक लेकर आइए। पहले 50 बेसिस का पॉइंट रेट कट मूव आया, फिर एकदम कोलैप्स किया, और अब दूसरा एक मूव आपको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। और इन्फ्लेशन का फोरकास्ट उन्होंने कम किया है, 3.7% पर लेकर आए हैं, वर्सेस जो पुराना उनका 4% था। काफ़ी सदी हुई पॉलिसी है। मैं ये चीज़ ज़रूर उसमें ऐड करूँगा कि ये जो एंड में इन्होंने CRR का जो जोड़ा है, तड़का डाला है CRR का, वो गेम चेंजर है। आई थिंक उससे पहले लग रहा था कि बस पॉलिसी आई और अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अब बैंक निफ्टी देखिए आप एक बार, अब 56,050 पर हम। और अब विपिन जी मैं एक चीज़ बोलूँ यहाँ पर, इस बार अगर आपने 56,200 निकाला तो हम नहीं रुकेंगे फिर, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। और निफ्टी भी देखिए अब आप 24,840 पर, मैसिव मूव गवर्नर साहब की तरफ से। 2 बजूका फायर हुए हैं, एक है आपका रेट कट 50 बेसिस पॉइंट का, और दूसरा है CRR कट 1% का। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सरप्राइज के तौर पे ही आया। हम बात कर रहे थे ठीक पॉलिसी से पहले कि क्या होगा, तो 50 बेसिस पॉइंट आ गया। उम्मीद नहीं थी, हालांकि साथ में उन्होंने बैलेंस करने के लिए, जैसा आपने कहा, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पे आ गए। इसका मतलब है आगे वो देखेंगे कि उन्हें घटाना है कि बढ़ाना है। अकोमोडेटिव में ये था कि उन्हें सिर्फ घटाना है या फिर कुछ नहीं करना है, लेकिन अब वो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। और उसके बाद CRR तो सुपर सरप्राइज है, वो भी पूरे 1% का। CRR बिल्कुल बहुत बड़ा सरप्राइज। चलिए, हमारा पैनल तैयार है, हमारे साथ अभय अग्रवाल जी हैं, आलोक सिंह जी, DK जोशी जी, और हमारा पैनल भी तैयार है टेक्निकल ट्रेड्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जोशी जी, गुड मॉर्निंग। एक 2 बजूका फायर किया आज गवर्नर साहब ने, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और एक CRR कट 1% का। कैसे देख रहे हैं आप पॉलिसी को? देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन 25 था, बट सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि जो एफर्ट्स है मॉनेटरी ईजिंग के, उनको फ्रंट लोड कर दिया जाए। इसकी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली थी। महंगाई की दर जो है वो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे नीचे आ रही। उन्होंने इन्फ्लेशन फोरकास्ट को 4% से काट के 3.7% कर दिया, जबकि ग्रोथ में उन्होंने चेंज नहीं किया। तो ज्यादा कंफर्ट इन्फ्लेशन फ्रंट में था, ग्रोथ फ्रंट में अभी भी रिस्क बने हुए हैं जो उन्होंने कहा। तो इसलिए उन्होंने उसको सारे एफर्ट को फ्रंट लोड कर लिए। साथ साथ सिर्फ रेट काटने से मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आते जब तक कि लिक्विडिटी सफिशिएंट ना हो। तो उन्होंने एक लिक्विडिटी पुश भी दिया है। तो ये दोनों मिलके अब क्या करेंगे, ट्रांसमिशन जो है लेंडिंग रेट्स में, वो बहुत तेज हो जाएगा, या जो अदरवाइज वो ग्रेजुअली चलता है जिस स्पीड से वो यूजुअली चलता है। तो इससे एक्चुअली इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा, पर्टिकुलरली अर्बन इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट पेनिट्रेशन अर्बन इकोनॉमी में ज्यादा है और अर्बन डिमांड थोड़ा कमजोर भी थी। तो एक तरह से ये फ्रंट लोडेड एफर्ट है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये अब हम उन्होंने स्टांस चेंज करने का मतलब यह है कि अब उसके बाद वो पूरी तरह डेटा ड्रिवन रहेंगे, और अगर इकोनॉमी में कमजोरी दिखाई देगी, इसका मतलब ये है तो वो रेट आगे कट सकता है। अगर इकोनॉमी में फिलहाल जिस तरह की मजबूती एक्सपेक्टेड है वैसी दिखाई दी, तो रेट कट की संभावना खत्म हो जाएगी। तो अभी मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर एवरीथिंग विल बी डेटा ड्रिवन। बिल्कुल, एवरीथिंग विल बी डेटा ड्रिवन। मीनवाइल आप 3-4 चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। एक बार लेकर आइए बजाज फाइनेंस का चार्ट, इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। अब मार्केट फोकस कर रहा है NBFCs पर, स्ट्रॉन्गर वाली NBFCs पर। बजाज फाइनेंस देखिए किस तरीके का मूव आया यहाँ पर। अच्छा,
एक बार लेकर आइए आप जो थोड़े से रिलेटिवली वीकर बैंक्स रहे हैं। गवर्नर साहब ने बोला कि थोड़ा स्ट्रेस कम होना शुरू हुआ है। आरबीएल बैंक देखिए आप, आरबीएल बैंक इस समय आपको डे हाई पर दिखाई देगा। आई डोंट नो इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से उसमें भी मूव आना चाहिए, वैसे बंधन बैंक में भी मूव आना चाहिए। यहाँ पर अच्छे मूव आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए आप, यहाँ पर अच्छे मूव हैं। पीएफसी, आरईसी, इन सब स्टॉक्स में अच्छे मूव आ रहे हैं। अभय जी गुड मॉर्निंग। एक तोहफा दे दिया, डबल तोहफा दे दिया गवर्नर साहब ने। हालांकि थोड़ा सा ये भी बोल दिया कि आप मुझसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन अभी मार्केट सिर्फ तोहफे पर फोकस कर रहा है। कैसी लगी आपको पॉलिसी और कहाँ पर फोकस होगा अब आपका? ये देखिए पॉलिसी तो अनुज बहुत ही अच्छी है, सिग्नलिंग बहुत स्ट्रांग है और ये सिग्नलिंग चल रही है जब से गवर्नर साहब नए आए हैं। उनका और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तालमेल है वो बहुत क्लियर है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो पिछले साल गिर गई थी, हाई इन्फ्लेशन रेट, हाई टैक्सेस, हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, उसको वापस ट्रैक पे लाना है। तो पूरा फोकस एक कॉन्सेंट्रेटेड सरकार का है और आरबीआई उसका बड़ा क्रिटिकल पार्ट है कि हम एक वर्चुअस साइकिल जो इकोनॉमिक साइकिल है उसको किक स्टार्ट करें कि एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ की जो कंज्यूम करना चाहता है उसको इजी कैपिटल मिले, तो लो इंटरेस्ट रेट से कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और उससे वापस कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश को, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, ये विकसित भारत जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसके लिए ये वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल में रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो हम सारे एफर्ट्स देख रहे हैं कि टैक्स कट हुआ बजट में और उसके बाद फ्रंट लोडिंग हुई इंटरेस्ट रेट्स की, सीआरआर कट हुआ, तो पूरा फोकस है सरकार का कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई भी अगर हिंड्रेंस है तो उसको निकाल दिया जाए, तो अगर ग्रोथ है उसको पूरी तरह सपोर्ट करें। तो आई थिंक मार्केट भी इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा अनुज, क्योंकि एक पूरा इंटेंट है सरकार का और अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के दिल में या दिमाग में कि सरकार क्या चाहती है और क्या कर सकती है और क्या करना चाहती है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि सेक्टोरल वाइज ऑल्सो बैंक्स, जैसे आपने अभी कहा, छोटे बैंक्स भी जो पिछले साल से स्ट्रगल कर रहे थे ड्यू टू वीक कलेक्शन रेशियोज, वीक क्रेडिट क्वालिटी, वो मुझे लगता है उनको भी बहुत बड़ी रिस्पाइट मिलेगी, वापस बैलेंस शीट स्ट्रांग होंगी, लेंडिंग उनकी भी। हमने देखा था एमफिन का डेटा 4.5 लाख करोड़ से 3 लाख 80 करोड़ पे आ गया था, माइक्रो फाइनेंस की लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लेंडिंग, मुझे लगता है वो वापस एक उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है अनुज, एंड आई वोंट बी सरप्राइज मार्केट्स गो टुवर्ड्स न्यू हाई नाउ। आलोक जी, एक हालांकि इस पॉलिसी में नहीं बोल के गए गवर्नर साहब कोई बात, लेकिन उन्होंने तो 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कट कर दिया है, लेकिन अब एक्शन तब दिखेगा या इम्पैक्ट तब दिखेगा जब बैंक इसको पास ऑन करेंगे। बीच बीच में वो बोलते रहे हैं कि बैंक्स को पास ऑन करना ज़रूरी है। क्या इस बार हम देखेंगे कि वो चीज़ होती हुई दिखाई देगी? नहीं तो फिर उनके अनाउंसमेंट में तो जोश है लेकिन वो एक्चुअल कन्वर्ट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए टर्मिनल रेट तो सभी लोग 5.5 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जैसा फेलो पैनलिस्ट ने कहा वो उन्होंने कर दिया है, अभी फ्रंट लोड कर दिया है। जहाँ तक रेट ट्रांसमिशन की बात है तो रेट ट्रांसमिशन, आप इशारा कर रहे हैं शायद बैंक्स के एमसीएलआर की तरफ, तो बैंक्स के एमसीएलआर बहुत ज़्यादा डिफाइन होते हैं। वो एक फार्मूला ड्रिवन रेट है जो कि डिफाइन होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स और अदर बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स जाते हैं। तो इससे सबसे अच्छा क्या होने वाला है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स में डिपॉजिट रेट्स में बैंक के घटोतरी होगी और जो फंडिंग है बैंक्स को, जो मतलब डिपॉजिट की ज़रूरत रहती है, जो कि अभी तक क्रेडिट से पीछे चल रहा था ग्रोथ लगातार, हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लगभग बराबर की हैं। 10% 11% के आसपास डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों की ग्रोथ की बात हो रही है आने वाले साल में। तो अगर बैंकों को पैसा जो है सस्ता मिलने लगेगा आने वाले दिनों में, तो एमसीएलआर पे अपने आप प्रभाव पड़ेगा और अपने आप एमसीएलआर रेट नीचे हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से गवर्नर का जो एफर्ट था इसमें, उन्होंने एक साथ 50 बेसिस पॉइंट कट किया है और सीआरआर कट अनाउंस किया है ओवर अ फेज्ड मैनर एक साल में। तो उन दोनों से ही ये उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि आने वाले दिनों में ट्रांसमिशन तेज़ी से होगा। बिल्कुल। मीनवाइल आप देखिए अब जरा ऑटो स्टॉक्स को एक बार, निफ्टी ऑटो देखिए, निफ्टी रियल एस्टेट देखिए। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि अब आप इन सेक्टर्स पर फोकस करिए क्योंकि ये अब हम एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कुछ समय के लिए रहने वाले हैं। ट्रांसमिशन भी होगा इवेंचुअली। और एनबीएफसीज, खास तौर से स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज में तो मैसिव मूव इस समय आ रहा है। अब देखिए बजाज फाइनेंस अब एक और फ्रेश डे हाई पर। एक काम करते हैं, अब फटाफट कुछ ट्रेड निपटा लेते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत शानदार मोमेंटम आ रहा है।
रचना जी, आशीष जी और मानस जी भी हमारे साथ, अमित सेठ भी जुड़े हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड पकड़े हैं इस समय? यहाँ पर तो बुफे लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस डेफिनेटली। अभी के लिए हम बजाज ऑटो को एक तो पकड़ेंगे। बजाज ऑटो की फ्यूचर्स 8675 पे है। यहाँ पे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म तो ठीक है, इवन मीडियम टर्म के लिए एंटर करना चाहिए। और ये काउंटर जब तक 8550 के ऊपर बना रहेगा तो अपसाइड पे इसमें टारगेट हो सकता है 8800 एंड 8900 का। एंड जो लोग मल्टीपल मंथ्स के लिए रेडी है उनके लिए 9200 तक का भी टारगेट हो सकता है। और दूसरा काउंटर पकड़ सकते हैं कैनरा बैंक का, जो कि 117.7 पे है। और अगर ये 116 के ऊपर रह गया तो ये 119 एंड 20 की तरफ जा सकता है। ओके, बैंक निफ्टी अब 56,300 क्रॉस कर रहा है। देखिए क्या शानदार मोमेंटम इस समय बैंक निफ्टी में आपको आता हुआ दिखाई देगा। अमित जी गुड मॉर्निंग, आप क्या ट्रेड पकड़ रहे हैं इस समय? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा क्लियरली ओबराय रियल्टी। यहाँ पे क्लियरली एक नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक 2-3 दिनों से अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था 200 एमआ के ऊपर। करंटली 1840 का प्राइस है। मुझे यहाँ 1900 तक के टारगेट्स लगते हैं ओबराय रियल्टी में। स्टॉप लॉस रखेंगे 1815 रुपए का। फटाफट ट्रेड निपटाते हैं, फिर देवांग शाह भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी एक व्यू लेंगे पॉलिसी पर। मानस जी आप क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? तो अनुज जी, पहले तो एमएनएम फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज रीगेन हो गया है, तो 265 के स्टॉप लॉस से 265 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 285 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एमएनएम फाइनेंस में। और जो दूसरा स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प का, जहां पर स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, तो हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी करेंगे। 4220 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 4375 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मीनवाइल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आई है अब जरा देश का सबसे बड़ा बैंक, सीआरआर कट का एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर अच्छा मूव, अच्छा ट्रेड्स आई थिंक आशीष बहेती जी की बाकी हैं, है ना? हाँ आशीष जी आपकी ट्रेड्स? जी अनुज जी, पीएनबी हाउसिंग पे खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्रेश क्लीन ब्रेकआउट देखने वाला स्टॉक वेल प्लेस्ड है 52 वीक हाई तक के मूव दिखाने के लिए। तो 1060 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है 1100 और 1130 तक के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पे भी मूव बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो 1450 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 1500 और 1540 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए देवांग जी के पास चला जाए। अब ये ट्रेड्स हमने एक बार पूरी की। देवांग जी गुड मॉर्निंग, ये जो डबल बूस्टर मिला है, अब मनी मार्केट कैसे इसको रिएक्ट करेगा? ऑलरेडी मूव तो देख ही रहे हैं हम, लेकिन गवर्नर साहब ने ये भी बोला कि अब हम फ्रंट लोड कर चुके हैं, हम अपना स्टांस न्यूट्रल कर रहे हैं और अब हमसे और मत एक्सपेक्ट करिए। अभी इस समय मार्केट ऑब्वियसली सिर्फ जो बजूका मिला है उस पर फोकस कर रहा है। आपका व्यू क्या होगा? तो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव है। पॉलिसी पर्सपेक्टिव से उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो और रेट्स की एक्चुअली इफेक्टिव बैंक लेंडिंग कम हो और डिपॉजिट रेट्स कम हो। आर पर्सपेक्टिव इज इसके वजह से दोनों चीज में एमसीएलआर रेट्स कम हो गए और लेंडिंग रेट्स कम हो गए। जो मार्केट की लॉन्ग बॉन्ड्स और शॉर्ट बॉन्ड्स में अगर हम देखेंगे तो आई थिंक बिकॉज रेट कट एक्सपेक्टेशन अभी कम रहेंगे, उन्होंने स्टांस चेंज भी कर दिया है तो न्यूट्रल। सो आई थिंक इंक्रीमेंटल रेट कट्स कम रहेंगे, लेकिन जो सीआरआर कट्स और प्लस जो 50 बेसिस का फ्रंट लोडिंग रेट कट है, मेरे हिसाब से वो शॉर्ट एंड के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपने सही बात बोली कि मनी मार्केट कर्व में ऑलरेडी बहुत रैली हो चुकी है, लेकिन और रैली हो सकती है और यील्ड्स नीचे जाएंगे। हमारा पर्सपेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जो सीआरआर कट जो सितंबर से दिए जा रहे हैं प्लस करंट फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट कट्स शॉर्ट एंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, गौरांग शाह भी हमारे साथ हैं। गौरांग जी, अभी हमने देखा रियल्टी इंडेक्स 2% से ऊपर चला गया था, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़ा मूव रहेगा। सेफ बेट बेहतर फंडामेंटल्स के साथ कौन सी कंपनीज दिखाई दे रही? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और सुप्रभात। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू जो आज प्रातःकाल दिखाई दे रहा है वो है सीआरआर में 1% की कटौती। नकदी इससे सिस्टम में और आने की पूरी संभावना। हमारी रिसर्च टीम की तरफ से जो 2 एनबीएफसीज के अलग अलग क्षेत्र है, एक तो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और दूसरे हैं रिटेल या फिर कंज्यूमर लोन कंपनीज। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में रिटेल हमारी जो रिसर्च टीम है वहां पर एलआईसी हाउसिंग और कैटफिन होम्स पर खरीदारी की राय है और एक सकारात्मक
सकारात्मक सा रुझान जो रियल एस्टेट में सुधार हो रहा है उसका भी प्रभाव आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आता हुआ दिखेगा। ब्याज दरें घटी है उसका भी फायदा होगा। और जहां तक कंज्यूमर या फिर रिटेल या फिर बाकी अन्य डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी का सवाल है, वहां पर श्रीराम, चोलामंडलम, एल&टी फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, ये सब कंपनियों पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की जाए। बिल्कुल। और देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर ऐड करूँगा, हम लगातार एक चीज़ कह रहे थे इस चैनल पर कि बस अब मैटर ऑफ टाइम है, ब्रेकआउट आएगा मार्केट में। और ये खास तौर से बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा। आई थिंक 10 दिन पहले हम बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव हुए थे क्योंकि लग रहा था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर आ रही है। और अब देखिए आप एक बार वो रेजिस्टेंस क्रॉस होती है, अब 56,450, ये बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय मूड में है। और क्लियरली आप फोकस करिए स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज़ पर। एक और चीज़ जो आप विपिन जी यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं ना, वो फोकस करिए आप अब जो थोड़ी सी एनबीएफसीज़ में करेक्शन आई थी, ब्रूटल करेक्शन आई थी, और जो अच्छी एनबीएफसीज़ हैं, मेरे ख्याल सबसे बड़ा एग्जांपल उसका होगा चोलामंडलम का। आप चार्ट लेकर आइए, आज का चार्ट देखिए उसका, इंटरडे का। अब क्योंकि हम बजाज फाइनेंस की लगातार कई बार बात कर चुके हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड एनबीएफसीज़ में ये बजाज फाइनेंस के बाद नंबर 2 पर आती है। इसका 1 महीने का चार्ट देखिए आप, यहाँ थोड़ी करेक्शन आ चुकी थी। तो बेसिकली अब उन एनबीएफसी स्टॉक्स, इसका 1 महीने का चार्ट है क्या, ऐसे एनबीएफसी स्टॉक्स पर फोकस करिए जहाँ पर ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि अब डबल बॉटम बना के, तो ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि इस पॉलिसी का मूव प्ले आउट होना काफ़ी बाकी है अभी भी यहाँ से। राइट। अब आई थिंक आशीष से बात हो गई। मानस साहब, आप वैसे पॉलिसी से पहले आपसे बात हुई थी, अब पॉलिसी के बाद आप कहाँ ट्रेड देख रहे हैं? तो देखिए, स्पेशली निफ्टी की मैं बात करूंगा क्योंकि 24,900 का जो लेवल ब्रीच हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। मेरा समझना है कि कम से कम 25,100, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है उसको देख के लग रहा है कि शायद 25,100 के ऊपर निकल के 25,300 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आई थिंक एक कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है अगर एक ट्रेड लेना हो तो। आई थिंक अब 25,000 का जो मंथ एंड वाला 26 जून का कॉल ऑप्शन है 25,000 का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 344 के आसपास के उसके प्राइस चल रहे हैं, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 250 रुपीज का, लेकिन यहाँ पे टारगेट आपको 750 रुपए तक के भी देखने को मिल सकते हैं। अभय जी, आपको अगर कोई 1-2 एनबीएफसी स्टॉक्स पिक करने हो तो कौन से होंगे? जी अनुज, पिछली बार भी हमारी बात हुई थी जब मैंने कहा था कि कैसे हमने मॉडल पोर्टफोलियो में अपना बैंक, स्पेशली छोटे बैंक्स का एलोकेशन बढ़ाया है। और अगेन मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर उस समय भी हमने डिस्कस किया था करीब हफ्ते 10 दिन पहले कि जना बैंक, बंधन बैंक, जीवन, सूर्योदय, ये हमने ऐड किए थे विद द सेम थीसिस कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, स्ट्रेस कम होगा इकोनॉमी में, ये लॉन्ग टर्म बॉटम बना के, साइक्लिकल बॉटम बना के ये सारे बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। और उसके चलते एक एनबीएफसी भी हमने छोटी ऐड करी है जो माइक्रो फाइनेंस पे फोकस्ड है, जो मुझे लगता है कि एक रिवाइवल प्ले है, पर ये बहुत ही ऑफ बीट आइडिया है, सो शायद टाइम लगेगा प्ले आउट करने में। वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। अभी उसका रिकैपिटलाइजेशन हुआ है राइट्स इशू के बाद और पोर्टफोलियो काफी क्लीन अप हुआ है। तो अनुज, ये बाय रिकमेंडेशंस नहीं है मेरी, पर ये मॉडल पोर्टफोलियो जो हमारा पब्लिकली अवेलेबल है उसमें ये सारे एडिशंस हैं। ओके रचना जी, ये 3-4 स्टॉक्स, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, ऑटो फाइनेंसियर्स, क्योंकि एक तो ऑटो और दूसरा फाइनेंस, तो एक डबल बूस्टर यहाँ पर आपके पिक कौन सी होगी इनमें से? जी मुझे ये लग रहा है कि चोला फाइनेंस इज रियली वेल प्लेस्ड। आज उसका पहला दिन है और काफी दिन की गिरावट के बाद यहाँ पे टर्न आया है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल प्लेस्ड स्टॉक्स। ओके, चोलामंडलम यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ इस समय। गौरांग जी, रियल एस्टेट में भी कोई स्टॉक पिक करना हो तो इस समय कौन सा होगा? तो अनुज जी, जैसे मैं बता रहा था, तो टीम की तरफ से, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये 3 नाम फिलहाल मेरे जहन में आ रहा है जहां पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। और मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था अनुज भाई, आने वाले समय में जिस प्रकार से एक नया शिखर बना था रजिस्ट्रेशन को लेकर के कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, एक और नया स्तर ऊपर का बनेगा जहां तक रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का सवाल है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल।
और जो तीनों ही स्टॉक आपने अभी रिकमेंड किए फिलहाल ही उनमें करीब करीब 2 से 2.5% और इनफैक्ट 3% के आसपास की तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा गौरांग जी कह रहे हैं कि फिर से नए रजिस्ट्रेशन नंबर के वो बन सकते हैं, तो हाँ चीज़ें हैं वहाँ पर। हालांकि अभी मॉनसून है तो थोड़ा सा मामला स्लो रहता है, फुटफॉल भी स्लो रहते हैं, लेकिन लेट्स सी कि इस पॉलिसी इम्पैक्ट का जब 0.5% ब्याज दरें नीचे आ रही हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा। आलोक जी, एक चीज़ जो है सोचने लायक वो ये कि यहाँ पर रेट कट दे दिया, सीआरआर भी कट कर दिया, लेकिन स्टांस न्यूट्रल किया। अब न्यूट्रल में कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब न्यूट्रल में आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति होगी, उसके बाद हम एक फैसला लेंगे। हो सकता है कि वो आपके फेवर में ही निकले, तो वहाँ पर भी आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहिए। हाँ, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखें तो 6.5% पूरे साल की है, लेकिन लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ 6.3 है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई को कहीं दिख रहा है कि बिजी सीजन में थोड़ा ग्रोथ स्लो रह सकती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एक प्रोएक्टिव स्टेप है जहां उन्होंने इकट्ठे ही 50 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया कि जो भी बूस्ट मिलना है वो बूस्ट मिल जाएगा। तो मेरा अंदाजा ये है कि अभी तो ये न्यूट्रल स्टांस हो गया, लेकिन आगे आने वाले समय में सितंबर से दिसंबर के बीच में संभवतः एक बार फिर से जब ग्रोथ की दरें हम दोबारा देखेंगे और अगर उसमें मान लीजिए कोई अनुमानित सुधार नहीं होता दिखाई देता है, 6.3 से 6.5 हो गई लास्ट क्वार्टर की, तो शायद रेट कट नहीं आए, लेकिन 6.3 या 6.3 से नीचे जाता हुआ दिखेगा तो हम दिसंबर के आसपास फिर से इस पर विचार कर सकते हैं कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट और आएगा। जी नाउ अनुज सर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, रेट कट भी हो गया, बड़ा हो गया, मोर देन एक्सपेक्टेशन हो गया, सीआरआर भी हो गया, और जैसा अभी सर ने बोला कि हो सकता है ग्रोथ थोड़ा भी इधर उधर हो तो हम एक और रेट कट देख लेंगे। ओवरऑल अब मार्केट इसको यहाँ से कैसे लेकर चलेगा? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज सुबह जो हमने बात की थी कि पॉलिसी के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा उसमें आप लॉन्ग हो जाइए। ये एक सिंपल व्यू था हमारा कि उस पर लॉन्ग हो जाइए आप, क्योंकि एक बार 56,000 56,100 क्रॉस होगा उसके बाद बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। मैसिव मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में। आई थिंक यही मूव हम देख रहे हैं। अब जो हमने एनबीएफसीज की बात की थी, मैंने चोला की बात की थी, देखिए 1550 क्रॉस कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस देखिए अब 677 के करीब यार, ये देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। आज आपको बैंक्स, एनबीएफसीज, इसमें चाहे तो ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें, डिप्स में इनको आपको लेना है। और एक और चीज़, पिछले कई दिनों से एक चीज़ हम चैनल पे बार बार कह रहे थे बात कि फीलिंग आ रही है कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। इतने दिनों से मार्केट नेगेटिव आ रहा था लेकिन तोड़ नहीं रहा था, और अभी तो एफआईएस के शॉर्ट्स कवर होना शुरू होंगे। आप देखिए अब अगर मार्केट और अब इन क्रूशियल लेवल्स को क्रॉस करना शुरू करेगा तो उसके बाद तो एफआईएस के शॉर्ट कवर होना शुरू होंगे। इस मार्केट में पोर्टफोलियो अप्रोच काम करेगी। इस मार्केट में आप एनबीएफसी स्ट्रॉन्गर, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, इन पर फोकस करिए यहाँ से। और जैसा आपने बोला, आप न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ा आगे जाके हो सकता है वापस और रेट कट मिल जाए, लेकिन अभी के लिए मार्केट जो है वो सेलिब्रेटरी मोड में है, क्योंकि काफ़ी समय से आपने एक स्प्रिंग बनाया हुआ था, अब वो एनर्जी रिलीज हो रही है मार्केट। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल भी जो हम अपना रोज का शो करते हैं, कल का बाजार, वहाँ पर भी यही 56,000 के इर्द गिर्द की बात हो रही थी कि अगर ये लेवल टूटा तो फिर, और आप जैसा कह रहे हैं, देखिए ऑलमोस्ट 56,500 के आसपास वो पहुँच गया है। क्या आज ही 57 देख लेंगे? देखिए अब मार्केट में वो मोमेंटम आए तो कुछ भी कहना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इशू पता है क्या है? इशू ये है कि मार्केट ने आज रिवॉर्ड उनको करा है जिन्होंने, जैसे हमने कल गोल्डन क्रॉस की बात की थी और एक रिस्क रिवॉर्ड की बात की थी कि अब यहाँ पे हम एक करीब हैं ब्रेकआउट के, और बैंक निफ्टी ने भले 3-4 दिन तंग किया। कल भी मैंने एक चीज़ जो क्लोजिंग में एक व्यू लिया था कि अब आप हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करिए। मैंने ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ किया था कि हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करिए, क्योंकि एक फीलिंग आ रही थी। अब देखिए चेज़ आज की आज करना है कि नहीं करना ये मुझे पता नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी पे अब एक 58,000 का रास्ता खुला है, प्रोवाइडेड आज वापस सेकेंड हाफ में गिरे नहीं। ये ना हो कि वापस सेकंड हाफ में करके हम फिर 56,000 के नीचे बंद हो जाए। अब 56,000 के ऊपर बंद होना जरूरी है। आज आप अगर 56,000 के ऊपर बंद हो गए और अब अगर आपको डिप मिल जाए थोड़ी सी, मान लीजिए 56,100 तक की, 56,050 तक की डिप मिल जाए मान लीजिए, फिर वो एक मौका होगा। अब आप सब कुछ हो जाने के बाद देखिए मार्केट रिवॉर्ड करता है उनको जो लीप ऑफ फेथ लेते हैं। उन्होंने जिन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया, स्टॉप लॉस लगा के रखा, बने रहे, वो आज अब अपना मज़े कर रहे हैं। अब
व्यू मेरा यही है कि आज अगर हम 56,000 के ऊपर बंद हो गए तो हम 58,000 तक जाएंगे। आज की आज जाएंगे 57,000 पे जाएंगे, ये मेरी ना कैपेबिलिटी है, ना मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं इस तरीके का रिस्क लेना चाहता हूँ। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी भी अब कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 24,900 कल का हाई था, 24,899 था एक्चुअली, अब हम 24,934 पर हैं। कल बहुत दिनों के बाद हमने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद दिया, अब आज हम कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज अगर हम 24,900 के ऊपर बंद हो गए बैंक निफ्टी में, तो फिर आपका 25,100 25,200 का रास्ता खुलेगा। तो असल में है क्या कि सब चीज़ें इकट्ठी एक साथ नहीं आएंगी, और हो सकता है बीच बीच में मार्केट आपको करेक्शन भी दे। ऐसा भी नहीं है कि वन वे रैली होगी, लेकिन मार्केट ने आपको कुछ स्पेसेस बता दिए जहां पर आप चाहें तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, इस शो को यहीं समेटेंगे। आज हमारा पूरा पैनल जो हमारे साथ जुड़ा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर, जहां मार्केट में अब बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको दिखाई देगा। आप एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब हम लौटेंगे तो हम फिर लेकर आएंगे हमारा अगला शो खिलाड़ी नंबर 1।